हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस का पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा 9th का एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम 10वां चैप्टर है हमारा। ठीक है, उसमें कौन सा है तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे तो एक सेब उन पर गिरा। ठीक है, देखिए इसे ये खड़ा है और इस पर सर्किल घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ गिरने की क्रिया को न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपना कक्षा अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरलरेखी पथ पर गति नहीं करता है। ठीक, वरना पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अंततः वह अवश्य ही पृथ्वी पर द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी को ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है, आइए चंद्रमा को गति से समझने के लिए विकल्प दिखाइए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। पत्थर द्वारा नियत परिणाम के वेग से वृत्ताकार पथ को गति करता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ सर्किल में खड़ा है। ठीक, इसके बाद यहाँ घुमा रहा है सर ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये पृथ्वी भी स्थिर है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है। तब प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा जो है बदलती रहती है। ठीक, और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण वह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, जैसे देखिए एक आपका वृत्त हो गया तो एक स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, ये हो गया, बी हो गया, सी। ठीक है, और कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ए बी सी बिंदु के बिंदु पर बी पर स्पर्श करता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्र बल के कारण है। अपकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिलता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। ठीक है, जब सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख सकते हैं? ठीक है, जैसे देखिए गति के तीसरे नियम के अनुसार जब सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों करती है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति
तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी की सेव और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगाता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त हो गया, एक यहाँ इधर से लगा रहा है बल, इधर से बल लगा रहा है। ऑप्शन डी पे मिल रहा है। ठीक है। इन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण ठीक बल के उनके केंद्रों को मिलाने वाली उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित करता है। ठीक है। आइजैक न्यूटन का जन्म जो है इंग्लैंड में गैंथक के निकट वुल्थथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धक कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया था। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को एक वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई है। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को प्रेरित किया था। ठीक है। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कलन कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है कि जिसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति और के रूप में न्यूटन के कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया है। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सकता। यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल और परिष्कृत हो गया है। विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षाकृत है। ठीक है। आगे आपका पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है तो गिरते समय वस्तु की गति को दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। ठीक है।
गति के दूसरे नियम हमें ज्ञान देता है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए कि एक लाभ में पत्थर का द्रव्यमान जो यम है और हम पहले से ही मान जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान की परिकलन सॉल्व किया है, जरूरत की लायक नहीं है। उसके बाद द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अनुभाग हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर वायु अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह अगला है भार। ठीक है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और बल वस्तु के द्रव्यमान एवं तथा पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल के जिससे वह पृथ्वी को आकर्षित होता है। ठीक है, आगे है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या है? तो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी की उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है आपका तरलों के में दाब। ठीक है, ये क्या है, तो सभी द्रव्य या गैस से तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण इसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता क्या है? तो ये है आपका, जैसे तो क्या कभी आपने किसी कुएं में पानी खींचा तो वो अनुभव क्या किया? जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती। क्यों? क्योंकि कभी आपने सोचा है कि यह लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? ठीक है, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो वो क्या वह डूब जाएगा? इसी विषय में आप बताया। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपरी की दिशा में बल इसके भार से अधिक है। ठीक है, इसीलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डूबे हुए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इस नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के उत्तर या अंतर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कार्क तैयार है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है,
इसका अर्थ है कि कार्य पर पानी का प्लावन बल या कार्य के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये है कील लोहे का। इस प्रकार द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य पर तैरती हैं। ठीक है, द्रव्य के घनत्व अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव्य में डूब जाती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये क्या है, तो यह है आपका पत्थर के धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं। डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यक्रम में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी आ क्या निष्कर्ष निकालती है। देखिए जैसे ये आपका है, ये डोरी से इसमें पत्थर डाला गया है। ठीक है, तो हवा में लटके पत्थर के टुकड़े को भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि रबड़ की जो डोरी है की लंबाई में परिवर्तन तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डूबने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणामस्वरूप रबड़ की ओर डोरी पर लगने वाला बल नेट बल का हो जाता है, इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, और किसी वस्तु पर लगने वाले बल प्लावन बल का परिणाम कितना होता है। क्या किसी एक वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है। क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान प्लावन बल का अनुभव करती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ठीक, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। क्यों? तो वे सड़के पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है कि मैंने पा लिया है। ठीक है, उनकी यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक गिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान से ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है? ये घनत्व है आपका किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर kgm³ विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। ठीक है,
गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इसी प्रकार नियम को सावित्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। ठीक है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है। सभी वस्तु किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। जिस द्रव्य में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव्य से अधिक है तो वह द्रव्य में डूब जाता है। ठीक है। तो अब अगला चैप्टर है आपका कार्य तथा ऊर्जा। ये आपका 11वां चैप्टर है। ठीक है। वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। कार्य तथा ऊर्जा। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों या क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैसे हम इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए कूद या दौड़ सकते हैं। इन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना तथा आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। ठीक है। कार्य क्या है? दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में प्रयोग करते हैं उनमें अंतर है। ठीक है। कार्य के वैज्ञानिक संकल्प क्या है? तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं। तो किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले कर गुटका कुछ दूरी तक करता है। आपने गुटके के पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ है। एक लकड़ी किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चली जाती है। लकड़ी ने ट्रॉली पर बल लगाया और वह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया है। ठीक है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाए, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। वस्तु ऊपर उठती है, एक बल लगाया गया था, पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया है। ठीक है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु एक नियत बल F है। ठीक है। कार्य करता है। मान लीजिए वस्तु बल की दिशा में यह दूरी विस्थापित करता है। ठीक है। ये दूरी विस्थापित करता है। मान लीजिए W किया गया कार्य क्या है? तो W किया गया कार्य आपका W बराबर F हो जाएगा। ठीक है। विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।
ऊर्जा के रूप सौभाग्य रूप से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा के अनेक रूप में विद्यमान है। विभिन्न रूप में स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। ठीक है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्हें विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊर्जा के या ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की थी। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1818 से 1889 में। ठीक है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति की ऊर्जा क्या है? वस्तु किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि उसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है। जैसे देखिए आपका है भूमि। ठीक है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करता है। ठीक है। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम बल की दिशा में उसके द्वारा तय करेंगे दूरी गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर न्यूटन गुणे 1 गुणे मीटर। ठीक है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो वह यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य करता है। ठीक है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से यह ऊंचाई तक उठाई गई किसी यम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh होगी। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसकी विनाश। ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है ध्वनि, साउंड। ठीक है। आपका अध्याय है 12वां। इसमें आपका है कि जैसे हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों से जैसे मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ऊर्जा के अन्य रूप है जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा को अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है कि इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया है, इस अध्याय में हम सीखेंगे। ठीक है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम से यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जा सकती है। ध्वनि के उत्पादन। ठीक है। जैसे देखिए आपका कंपमान या स्वरित
त्रिभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करती है। ठीक है, जैसे देखिए टेबल टेनिस की गेंद हो गया, ये धागा हो गई आपका। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है। जैसे देखिए आपका है टीन का डिब्बा हो गया, एक तानिए के गुब्बारा हो गया। ठीक है, और समतल दर्पण है। ठीक, और यहाँ पर देखिए आप ये दीवार हो गया, जो यहाँ से एक प्रकाश स्रोत से आने वाला एक प्रकाश पुंज परावर्तन गिराया गया है, जो परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर रहा था। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और उसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। ठीक, प्रयोग में एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायु रोध बेलजार लीजिए। विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र में भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटे के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को जलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की जो ध्वनि है धीमी हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो आपका है क्लिंकी में अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, करा रहा है। हेनरिच रीफोल्ड हैटच का जन्म जो है 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा जो है बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोग द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राम तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की थी, जिसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवृत्ति के SI मात्रक जो है नाम उसके सम्मान में रखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका एक है दाब विभिन्नताएं। ठीक है, ये घनत्व विभिन्नताएं है आपका। स्पीकर मतलब ध्वनि के स्रोत हैं। ये जो आपकी है जैसे देखिए घनत्व का है दाब। ठीक, घनत्व के औसत का दाब है दूरी है। ठीक, इसे देखिए किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति जो है उसको मस्तिष्क किसी प्रकार का अनुभव कराता है, उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती जाती है। ठीक है, विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करती है। जैसे देखिए आप ये है ना, जैसे यहाँ देखिए जो तरंग विक्षोभ है स्लो कर रहा है, इसका समय देखिए निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग है। उसके बाद अब इसको वाला तरंग विक्षोभ देखिए थोड़ा कंपन अधिक हुआ है, इसको कहते हैं मृदु ध्वनि। ठीक, और उसके बाद ये वाला तरंग विक्षोभ देखिए पास पास में तेजी से हो रहा है तो इसको उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग कहते हैं। और तरंग विक्षोभ जो है इसको प्रबल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, लंबा सा जो ऊपर से नीचे काफी करे। ठीक है, इसे ध्वनि की यह गुणता प्रबल व अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति जो है कि ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर या नोटे कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। ठीक है, इसे देखिए आप विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या
तड़ित की गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने की कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें से यह संचारित होती है कि आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। ठीक है, इसे देखिए आपका है 25 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की चाल अवस्था में पदार्थ और चाल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे देखिए ठोस एल्यूमिनियम और चाल जो है, तो ठोस में जैसे निकेल, स्टील, लोहा, पीतल और कांच, और द्रव्य में जैसे जल हो गया, समुद्री जल, आसू, इथेनॉल, मीथेन, गैसी में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ध्वनि बूम क्या है? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलियां, जेट वायुयान आदि प्रायः पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि वह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, ध्वनि के परिवर्तन क्या है? तो किसी ठोस या द्रव्य से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। ठीक है, जैसे आपका ये दीवार हो गया और कोई गेंद फेंका गया, यहाँ से टकराया फिर वापस आ गया। ठीक है, तो वापस आता तो उससे प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन की इन्हीं नियमों का पालन करती है जिसका या जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि की आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा में बीच होने के कोण आपस में बराबर होती है और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है जो चाहे पालिश किए हो या खुदरे। ठीक है, इसे देखिए आपका है ध्वनि के परावर्तन। ठीक है, जैसे ये घड़ी हो गया आपका, एक कान, ये मेज हो गया पूरा, ये दीवार। ठीक है, आगे प्रतिध्वनि क्या है? किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देता है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, अनुरण क्या है? किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए। जैसे बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरण अत्यंत वांछनीय है। अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशेष पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुदरते प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव है इनके ध्वनि अवशेषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है,
जिसे देखिए ध्वनि के बहुत परावर्तक उपयोग, जिसे मेगाफोन, ठीक है, उसके बाद लाउड स्पीकर, ठीक, उसके बाद हॉर्न, सूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं। किसी ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही विशेष दिशा में ही जाती है, ठीक है। जैसे इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज सकते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, ठीक है। ये ध्वनि के स्रोत है, ठीक है। तो बाद श्रव्यता का परिसर क्या है? हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, बस। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा कम जैसे जंतु कुत्ते को 25 kHz तक ध्वनि का सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों को आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राह्य होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरियस गैंडा 5HZ तक की आवृत्ति जो है अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभव जंतुओं को सावधान कर देती है। उसे 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पाइपराइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। शलभ मतलब चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। इन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इसी प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं, ठीक है। श्रवण सहायक युक्ति क्या है? तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। श्रवण सहायक युक्त या बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर या इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है, मतलब ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ये ध्वनि तरंगे कान के डायग्राम या डायफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देता है। किससे? श्रवण सहायक युक्ति से, ठीक है। पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे
सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुंज, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है। पराध्वनि का उपयोग धातु के बालकों मतलब पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों के प्रायः बड़े-बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। धातु बालकों में विद्यमान दरार या छिद्र हो बाहर से दिखाई नहीं देती। ठीक है। जैसे देखिए अब पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोषयुक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है। ये पराध्वनि है, ये सूचक है, ये दोष है। ठीक है। धातु के ब्लॉक बाहर हो जाती है। ठीक है। साधारण ध्वनि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है दोषयुक्त स्थान के कणों से मोड़कर सूचकांक तक पहुंच जाती है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी कहा जाता है। ठीक है। पराध्वनि सूचकांक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस सूचकांक से रोगी की अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह सूचकांक या सूचक को शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद ट्यूमर का पता लगाने में सहायक या सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती है। ठीक है। और जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तित होता है इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। यह पराध्वनि ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है। सोनार क्या है? सोनार मतलब शब्द है एक साउंड निगेशन एंड रिंगिंग से बना है। ठीक है। रिंगिंग। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक सूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज की भांति लगाया जाता है। जैसे देखिए आपका है समुद्र तल। ठीक है। उसके बाद प्रेषित सूचकांक है, ये आपका पानी की सतह है, ये नाव का एक जहाज है। ठीक है। तो प्रेषित मतलब पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर सूचकांक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सूचकांक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। इसे ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण
उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कारण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवृत्ति रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करती है या ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कहलाती है, उसे तरंग द्वारा माध्यम घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल या टी कहते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, अगला अध्याय जो है आपका 13 है। ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर लाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी सुझाव हो आप तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, उसको समाधान के लिए हम हैं। ठीक है, धन्यवाद।